दोस्तों आज के वीडियो में हम एक डेटा साइंटिस्ट जॉब चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आप अपनी डेटा साइंस की जॉब से कितने दूर हो। इसमें हमने बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स मेंशन की है। जितने भी चेक मार्क आपके ज्यादा होंगे उसका मतलब आप अपनी जॉब के उतने ही करीब हो। कुछ फ्री लर्निंग रिसोर्सेज की भी बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। टेक्निकल स्किल की बात करें तो सबसे पहला आता है पाइथन। वैसे तो डेटा साइंटिस्ट पाइथन या तो फिर आर लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन थोड़ी ज्यादा वर्सेटाइल है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऑलवेज गो विद पाइथन। उसमें आपको बेसिक्स जैसे कि इफ कंडीशन, फॉर लूप, वेरिएबल्स, नंबर्स, हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स, वो सब आपको बेसिक्स सीखने हैं। और पाइथन में बेसिक्स सीखने के बाद आप पांडास में मूव करिए, वहां पे आपको डेटा फ्रेम बेसिक्स सीखना है। डेटा साइंटिस्ट है ना, वो डेटा फ्रेम का यूज करके डेटा को मैनिपुलेट, विजुअलाइज, क्लीन, वो सब करते हैं और बाद में उसको मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करते हैं। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो ना, तो पांडास का यूज आप करोगे ही करोगे। तीसरा आता है विजुअलाइजेशन। अब देखो, आप जब डेटा को इंपोर्ट करके आप बाद में जब मॉडल बनाते हो तो उसके बीच में आपको डेटा को विजुअलाइज करके उसका सेंस बनाना पड़ता है कि डेटा है क्या एक्चुअली। ओके, तो बाद में आपको अकल आती है कि यार अच्छा, इस पे ये मशीन लर्निंग मॉडल या तो फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करें। विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब या तो फिर सीबॉन, दो में से कोई एक लाइब्रेरी आप सीख लीजिए। इन सारे टॉपिक के लिए हमने फ्री में यूट्यूब में ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कोड, थियरी, एक्सरसाइज सब कुछ इंक्लूडेड है। चौथा आता है एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग। अगर आप कुछ कोड लिख रहे हो एज अ डेटा साइंटिस्ट और कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया है तो आपको कुछ डिबगिंग ट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे पाइचार्म करके जो एडिटर आता है उसमें आपको ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना, कंडीशनल ब्रेक पॉइंट, वॉच, डिबग, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डिबगिंग की है वो होनी चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है स्टेटिस्टिक्स और मैथ। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स और मैथ के फंडे क्लियर होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोबेबिलिटी थियरी, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स का यूज़ करके, लेट्स से आप अगर मशीन लर्निंग मॉडल लिख रहे हो जो प्रेडिक्ट करता है कि कोई कस्टमर की ये जो गिवन ऐड है, पीपीसी ऐड है, उसको क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो फिर मैंने ये मॉडल बनाया है तो डिवाइस फेलियर को ये प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो सब प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पे चलता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल, पोजोन, ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आपको डिफरेंट टाइप का डेटा को मॉडल करने में और मॉडल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने में ये सब चीज़ें हेल्प करती है। सेकेंड चीज़ आती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है उसको वो स्टेटिस्टिक का यूज़ करके आप डिस्क्राइब करते हो, जिसमें आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड हो गया। तो आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट है, तो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लानी है। चलो आपके पास इनकम डेटा सेट है कोई टाउन का, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लानी है कि एवरेज इनकम क्या है, मीन इनकम क्या है, मोड क्या है, तो उससे आपको थोड़ा डेटा का सेंस बनता है। आपको डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का भी पता होना चाहिए। इसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एटसेट्रा। स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपको ये बताता है कि आपके डेटा पॉइंट्स है, जो ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स, वो कितने फार अपार्ट है। ओके, कोई एक टाउन है जिसमें लोगों की इनकम बहुत वेरी करते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आएगा। लेकिन लोगों की इनकम मोर और लेस सेम है, सिमिलर है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। तो ये आपको आपका डेटा का सेंस समझने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद में आता है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, जिसका मतलब ये होता है कि आप कोई पूरे पॉपुलेशन पे नहीं, लेकिन कोई सैंपल ग्रुप पे आप कोई टेस्ट कंडक्ट करते हो। जैसे कि आप कोई ड्रग कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करते हो और वो कोई मेडिसिन या तो फिर कोई ड्रग रिलीज करने वाली है, तो ये लोग मेडिसिन को पूरे पॉपुलेशन पे तो टेस्ट नहीं करते, कुछ 5,000 लोग, 10,000 लोगों पे टेस्ट करेंगे। बाद में ये कंक्लूड कर देंगे कि बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग वी कंक्लूड कि ये पूरी पॉपुलेशन, मतलब जिसको भी ये दवाई मिलेंगी सबको ये सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो बोलते हैं उसका आप यूज करते हो, और वो आता है अंडर इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। और चौथा आता है कि स्टेटिस्टिकल मशीन लर्निंग, जिसमें आप जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल है, जैसे क्लासिफिकेशन में हो गया आपका डिसीजन ट्री, या तो फिर नाइव बेस, या तो फिर KNN, रैंडम फॉरेस्ट, और रिग्रेशन की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन, लासो, रिज,
ऑल दोस यू नीड टू नो द स्टेटिस्टिकल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कोडिंग पार्ट हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इसका स्टेटिस्टिकल पार्ट है कि फ्रॉम स्टेटिस्टिकल और मैथ पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं उसका पता होना चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये लोग इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे। द नेक्स्ट वन इज ईडीए। ईडीए का मतलब एडा नहीं है भाई, ईडीए मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसके लिए डेटा साइंटिस्ट दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो पांडास और दूसरा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी जिसमें मैटप्लॉटलिब या तो फिर सीबॉन आता है। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में सबसे पहले तो आप डेटा समराइजेशन करते हो, जिसके लिए df.describe या तो फिर df.info से आप चालू करते हो अपने डेटा को एक्सप्लोर करना, और उसके बाद में आप वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इन सब का यूज़ करके डेटा को उसका डेटा का सेंस लेने का आप ट्राई करते हो। और उसके बाद में आपको करना पड़ता है डेटा क्लीनिंग, क्योंकि रियल लाइफ में भैया डेटा बहुत मैसी होता है। डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी प्रोसेस है जिससे आप मैसी डेटा को थोड़ा अच्छा साफ सुथरा बनाते हो, ताकि उसके ऊपर आप फर्दर एनालिटिक्स या तो फिर मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सको। डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वंस अगेन पांडास की लाइब्रेरी का एक्सटेंसिव यूज़ होता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि लेट्स से आपका इंटरनेशनल बिजनेस है और आपके स्टोर लेट्स से इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, तो स्टोर में जो ट्रांजेक्शन आ रहे होंगे, एक बाजू इंडियन रुपीज़ में आपका डेटा है, एक बाजू यूएस डॉलर में डेटा है। अगर आपको अपने बिजनेस का एग्रीगेट व्यू लेना है तो आपको डेटा को एक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करेंसी कन्वर्जेशन जो होता है ना, वो एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में आप एनी टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन करते हो, एग्रीगेशन करते हो, या तो फिर न्यू मैट्रिक्स क्रिएट करते हो। मैं ब्लूमबर्ग में था तो हमको प्राइस और अर्निंग का डेटा एक्सचेंज से आता था, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो उन दोनों का यूज़ करके वी यूज टू कंप्यूट दैट। तो नई मेजर्स क्रिएट करना, समराइज करना, एग्रीगेट करना, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आती है। उसके बाद में आता है विजुअलाइजेशन। तो मैटप्लॉटलिब या तो फिर सीबॉन लाइब्रेरी का यूज़ करके आप अलग अलग डायग्राम, जैसे पाई चार्ट हो गया, आपका हिस्टोग्राम हो गया, लाइन चार्ट, ये सब चार्ट का यूज़ करके वंस अगेन यू ट्राई टू गेट सेंस ऑफ द डेटा सो दैट आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए डेटा की। नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज सीक्वल। सीक्वल को हम सॉल्ट ऑफ डेटा साइंस बोलते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा रेसिपी ले लो आप, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, सब में सीक्वल यूज़ होता है। एज ए डेटा साइंटिस्ट जब आप कंपनी में काम करते हो, लेट्स से अगर कोई कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हो, तो मोस्टली आपका क्लाइंट आपको पार के फॉर्मेट या तो फिर CSV फाइल में डेटा देगा। लेकिन कोई प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हो या तो फिर कंसल्टिंग कंपनी में ऐसा क्लाइंट के साथ रिलेशन है, तो दे कैन गिव यू एक्सेस ऑफ देयर सीक्वल डेटाबेस, बिकॉज ऑफ्टन जो डेटा होता है वो कोई रिलेशनल डेटाबेस में होता है। और अगर आपको जुपिटर नोटबुक में डेटा पुल करना है तो आपको सीक्वल क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, इसीलिए सीक्वल का नॉलेज होना ज़रूरी है। सीक्वल में आपको बिग 6 स्टेटमेंट पता होना चाहिए, जो बेसिक क्वेरी लिखने के लिए जो 6 क्लॉजेस है वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको जॉइंस पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा आपका एक टेबल में नहीं होगा, अगर मल्टीपल टेबल में है तो आपको ज्वाइन करके उसका डेटा लाना है, तो आपको लेफ्ट राइट ज्वाइन, वो सारे जो ज्वाइन होते हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। CTE और विंडो फंक्शन का यूज़ कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने के लिए होता है, तो उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। और लास्ट में आता है स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर है ना, वो आप पाइथन में जैसे कोई फंक्शन लिखते हो ना, ऐसा होता है कि आप एक कोड को रीयूज करने के लिए एक फंक्शन जैसा बनाते देते हो। बाय द वे स्टोर प्रोसीजर और यूजर डिफाइंड फंक्शन दो चीज़ें होती है, तो वो करने से आप सिर्फ एक कॉल मारो और पूरा सीक्वल का कोड एग्जीक्यूट होगा, आपको अपना डेटा मिल जाएगा। सीक्वल सीखने के लिए ये बहुत अच्छा एक वीडियो है जिसमें पूरा डेटा के साथ पूरा एकदम वेरी इंट्यूटिव वे में समझाया गया है, तो आप वो देख लीजिए। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ ऑल, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट आप सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हो, आप बहुत सारा अपना टाइम डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और फीचर इंजीनियरिंग में स्पेंड करते हो। तो बिफोर यू स्टार्ट ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल, आपको फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। फीचर इंजीनियरिंग में आप कैसी चीज़ें करते हो कि लेट्स से आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है जो कि क्वालिटेटिव डेटा है, राइट? जैसे कि
चलो हाई लो मीडियम उस टाइप का अगर आपको सेंटिमेंट मिल रहा है तो आप लेबल एनकोडिंग का यूज़ करके उसको नंबर असाइन कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी एनालिसिस कर रहे हो और डिफरेंट एरिया के नाम है तो उस डिफरेंट एरिया को आप वन हॉट एनकोडिंग का यूज़ करके आप उसको फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें तो जो टेक्स्ट आती है, मशीन को टेक्स्ट तो समझ में आती नहीं है, तो आप वर्ड एम्बेडिंग, टेक्स्ट एम्बेडिंग का यूज़ करके आप टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करते हो। तो ये सब फीचर इंजीनियरिंग में आता है। मेरी जो सॉफ्टवेयर और डेटा की कंपनी है एटलिक, उसमें क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो अभी एक यूएस क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम एनोमली डिटेक्शन का प्रॉब्लम है वो, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हम पीक डिटेक्शन एल्गोरिथम हमने लिखा है, तो उसमें हम पीक को डिटेक्ट कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग पीक विद द नॉर्मल बिहेवियर यूजिंग जी स्कोर। और उसके बाद में जो पीक के जो फीचर्स होते हैं कि चलो तुम्हारा इंक्रीज जो सिग्नल हो रहा है उसका टाइम, डीके टाइम, द टाइम ड्यूरेशन, द रेट एट विच द पीक इज कमिंग टू द रियलिटी, वो सब चीज़ों को हम फीचर बोलते हैं। और उस फीचर्स को हम डिराइव करके उसके बाद उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं। अब मशीन लर्निंग मॉडल की बात करें तो उसमें ब्रॉडर कैटेगरी 3 है। एक तो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम होते हैं और क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड। और इन तीनों के लिए आप एक लाइब्रेरी का यूज जरूर करोगे और वो है साइकिट लर्न। साइकिट लर्न के बिना डेटा साइंस की लाइफ कंप्लीट नहीं होती है। वो डे इन डे आउट इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। और रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन होते हैं जो आपको कोई नंबर को प्रेडिक्ट करना है, जैसे प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्शन, वो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेराइटी ऑफ एल्गोरिथम्स है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, KNN, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost। और ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कोई भी डेटा को, जैसे कि पर्सन को कैंसर है कि नहीं है, या तो फिर कोई भी क्लासिफिकेशन आपका प्रॉब्लम हो गया, तो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन वो कर सकता है। और उसके बाद में आता है क्लस्टरिंग, जिसमें आपके पास लेबल्ड डेटा नहीं है। ओके, आपके पास कुछ डेटा है, उसको आप क्लस्टर करना है। आपको पता नहीं है कि ये डेटा कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो उसके लिए आप K-मीन्स या DB-स्कैन जैसी मेथड का यूज़ करके क्लस्टरिंग कर सकते हो। डेटा साइंस की जॉब पाने के लिए आपको ये 4 जो कैटेगरी है ना, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए ये चेकलिस्ट में रखा है हमने। मशीन लर्निंग के लिए ये एक YouTube का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है जिसमें थियरी, कोड, एक्सरसाइज सब कुछ है, आप फ्री में सीख सकते हो। नेक्स्ट बिग स्किल है मॉडल इवेल्युएशन। आपने एक बार मॉडल बिल्ड तो कर दिया, लेकिन मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है वो जानने के लिए आपको मॉडल इवेल्यूशन का यूज करना पड़ता है। और उसमें वेरियस टेक्निक्स होती है। नंबर 1 है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगर आप कोई सुपरवाइज लर्निंग मॉडल देख रहे हो और उसमें जैसे क्लासिफिकेशन का मॉडल है, डॉग्स वर्सेस कैट्स का क्लासिफिकेशन मॉडल, तो आप एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करके फिगर आउट कर सकते हो कि आपका ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव कितना रेट है। अगर ये सब जार्गन्स आपको लग रहे हैं तो डोंट वरी, हमारे पास YouTube में बहुत सारे वीडियोस है। लेकिन ओवरऑल ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करके आपको बहुत सारा मॉडल का परफॉर्मेंस का आइडिया आता है। दूसरा पैरामीटर यूज करते हैं प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। प्रिसीजन का मतलब है कि मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है ना, उसमें से करेक्ट प्रेडिक्शन कितना हुआ। और रिकॉल का मतलब होता है कि लेट्स से आप एनोमली डिटेक्शन कर रहे हो, तो आउट ऑफ एक्चुअल एनोमली कितने एनोमली इसने डिटेक्ट की। ओके, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। प्रिसीजन उस जगह पे काम आता है जैसे कि हो गया ईमेल स्पैम। अगर आप ईमेल स्पैम फिल्टरिंग डिजाइन कर रहे हो तो आपका प्रिसीजन एकदम हाई होना चाहिए। आपका कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है, जैसे आपको जॉब में ऑफर मिला या तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई अच्छा ईमेल किया, यू डोंट वांट टू मिस इट, तो मॉडल उसको मिस क्लासीफाई करे ना, ये चला नहीं सकते। तो इस केस में आपको प्रिसीजन हाई चाहिए, रिकॉल कम है तो चलेगा। लेकिन ऐसे केसेस जैसे कि मेडिकल इमेजिंग जिसमें कैंसर का डिटेक्शन करते हैं, उसमें रिकॉल हाई चाहिए। प्रिसीजन कम है ना तो चलेगा, कि कोई इमेज है उसमें कैंसर नहीं है लेकिन उसने बोल दिया चलो कैंसर है, तो ठीक है, डॉक्टर एडिशनल इवोल्यूशन करके फिगर आउट कर सकता है। लेकिन अगर कोई इमेज में कैंसर है लेकिन उसने वो डिटेक्ट ही नहीं किया ना, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन इट डजंट गो टू डॉक्टर। तो उसमें एक अच्छा केस जो है जिसको पेशेंट को पता होना चाहिए वो मिस हो सकता है। तो ये मेडिकल इमेजिंग के केस में रिकॉल मोर इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रिसीजन, रिकॉल दोनों अगर आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो देन इट्स वेरी वेरी गुड, लेकिन ऑलवेज थोड़ा ट्रेड ऑफ इन दोनों के बीच में रहता ही है। तीसरा पॉइंट आता है क्रॉस वैलिडेशन।
मॉडल कितना रबस्ट है ये जानने के लिए आप उसको पहले ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट में स्प्लिट करोगे, और जो भी रिजल्ट आता है ना तो उसको बिलीव करके आगे नहीं चलने का। दूसरी बार आप अलग सफलिंग करके दूसरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो, तीसरा ट्रेन स्प्लिट करो। ऐसा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आप कर सकते हो, और हर एक बार अगर रिजल्ट अच्छा रहा है तो मतलब कि मॉडल बहुत रबस्ट है। कोई भी डेटा दे दो, मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग मॉडल को ओवर फिट कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो यहाँ पर टेस्टिंग में तो अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन जब प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है तो मॉडल का फियास्को हो जाता है। सो ये 4 पैरामीटर आपको मॉडल इवोल्यूशन में आने चाहिए। नेक्स्ट बिग टेक्निकल स्किल है डीप लर्निंग। अब देखो, बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो डीप लर्निंग का यूज नहीं भी करते हैं, तो इसको काइंड ऑफ ऑप्शनल चीज आप गिन सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे अगर वो लोग कंप्यूटर विजन या तो फिर NLP कुछ डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। डीप लर्निंग वैसे तो बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको पता होना चाहिए कि चलो भैया न्यूरल नेटवर्क पहले तो क्या होता है। ओके, और डीप लर्निंग में 2 मेजर आर्किटेक्चर है। एक तो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसका मेनली यूज होता है इमेज क्लासिफिकेशन में। वैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज एनोमली डिटेक्शन या तो फिर सिग्नल प्रोसेसिंग में भी हो रहा है, लेकिन मेनली ट्रेडिशनली पीपल यूज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है और उसको कोड कैसे कर सकते हो टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च में, ये सब पता होना चाहिए। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर एक रिवोल्यूशनरी NLP का आर्किटेक्चर है, जिसके बेसिस पे चैट GPT एप्लीकेशन बनी है। तो आपको पता चल चुका होगा कि चैट GPT जैसी पावरफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कोई कंपनी अगर स्पेशली NLP एरिया में डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही है तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स और जनरल जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स होते हैं, राइट, जैसे कि चलो BERT हो गया या तो फिर GPT जो मॉडल है, GPT-3, GPT-4, उन सब का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ टूल्स, इधर आपको पाइटॉर्च सीखना है जो कि फेसबुक का फ्रेमवर्क है, या तो फिर टेंसरफ्लो सीखना है जो कि गूगल का फ्रेमवर्क है। आपको दोनों सीखने की ज़रूरत नहीं है। YouTube में मेरे पास ये एक टेंसरफ्लो का बड़ा ही डिटेल्ड डीप लर्निंग का सीरीज़ है, जिसको बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारा अच्छा रेटिंग मिला है, और उसमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी कवर है। तो सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और टेंसरफ्लो का यूज़ करके बाद में थियरी, कोडिंग, एक्सरसाइज सब कुछ अवेलेबल है फॉर फ्री। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लो, आइदर पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो। और चौथा आता है मॉडल ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। आप जब मॉडल बिल्ड करोगे तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स सच एज ट्रांसफर लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन या फिर टेक्स्ट का कोई मॉडल बना रहे हो तो आपके पास कई बार है ना बहुत सारा डेटा या तो फिर कंप्यूटर रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप ऑलरेडी ट्रेन जो मॉडल होता है, जैसे टेंसरफ्लो हब पे बहुत सारे मॉडल, ट्रेन मॉडल मिल जाएंगे, उसको उठा के उस पर थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर दो। इस अप्रोच को बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। क्वांटाइजेशन इज अनदर अप्रोच फॉर मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, प्रूनिंग, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस। तो थोड़ा बहुत इस अप्रोचेस का आपको आइडिया होना चाहिए। जब भी आप डेटा एनालिस्ट की जॉब अप्लाई करोगे तो एक चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, और वो है आपका रिज्यूमे। कई लोगों को रिज्यूमे बनाना ही नहीं आता है, तो रिज्यूमे बनाने के लिए आपको 4 मुद्दे ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला ATS चेक। ATS का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है रिज्यूमेस को फिल्टर करने के लिए। तो आपको अपना रिज्यूमे ऐसा करना है कि वो ATS सिस्टम के पास थ्रू हो जाए और कोई ह्यूमन रिक्रूटर के पास पहुंच सके। उसके लिए रिज्यूमे वर्डेड करके एक वेबसाइट है, जिसमें कुछ रिज्यूमे आप फ्री में अपना ATS चेक करा सकते हो, और वो है ना आपको सजेशन देगा कि ऐसा वर्ड यूज़ करो, ऐसा ऐसा चीज़ यहाँ पे मेंशन करो। तो वो एक जात का हेल्पर है जो आपको हेल्प करेगा आपका रिज्यूमे अच्छा बनाने में, और उसमें आपको अपना स्कोर भी दिखाएगा, जिसको ATS स्कोर बोलते हैं। उसको आपको बढ़ाना है, तो रिज्यूमे वर्डेड वेबसाइट पे जाके आप एक बार ट्राई कर लो। दूसरा पॉइंट आता है, आपका जो रिज्यूमे है वो गिवन जॉब पोस्टिंग के लिए थोड़ा कस्टमाइज करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक रिज्यूमे लेते हैं, उठा के 100 एप्लीकेशन कर देते हैं अलग अलग जगह पे। भैया कोई कॉल नहीं आएगा, वो आपका रिज्यूमे है ना वो ब्लैक होल में चला जाएगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक आपका रिज्यूमे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। उसके लिए आप चैट GPT का यूज कर सकते हो,
ऑस्टिन बेल्साक करके एक बंदा है जो लिंक्डइन में अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करता है। मैं आपको एक लिंक्डइन की पोस्ट शेयर करूंगा, आप वो जो पोस्ट देख देख के उसके स्टेप फॉलो कीजिए, मस्त चकाचक आपका रिज्यूमे कस्टमाइज हो जाएगा। कोई इंग्लिश में एक्सपर्टाइज होने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट इस चेकलिस्ट में है कि आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स है रिज्यूमे में उसको स्टार मेथड का यूज करके आपको लिखने हैं। स्टार का मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट्स। यूट्यूब में हमने एक फ्री वीडियो किया था जिसमें इस मेथड की डिटेल में बात की है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर हमने कुछ रिज्यूमे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, तो आप टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों देखो, ये सब फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको थोड़ा एक विलिंगनेस होना चाहिए कि थोड़ा इस सब रिसोर्सेज को देख के थोड़ा आप काम कर लो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पोर्टफोलियो की लिंक। कई लोग अपनी खुद की ऐसे वेबसाइट जैसा बना देते हैं जिसमें उनके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो गिटहब में उसका कोड मिलेगा, या तो फिर लाइव डैशबोर्ड जो आपने बनाया है वो मिलेगा आपको। github.io में जाके ये आप पोर्टफोलियो फ्री में क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे पोर्टफोलियो क्रिएट करने का टूल है। हमारा जो बूट कैंप है डेटा एनालिस्ट का, उसके अंदर ही हम बूट कैंप के स्टूडेंट को फटाफट कुछ 5-10 मिनट्स में पोर्टफोलियो क्रिएट करने का प्रोसीजर बताता है, जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन भर दो और ये मस्त ब्यूटीफुल लुकिंग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करेगा। वो पेज की लिंक आप रिज्यूमे में डाल दो, या तो फिर कोई रिक्रूटर आपको रीच आउट कर रहा है तो उसको आप, वो है ना थोड़ा बहुत ऑनलाइन रिज्यूमे जैसा हो गया कि आपकी अपनी वेबसाइट है, वो उसकी लिंक, जो पोर्टफोलियो जो प्रोजेक्ट की लिंक है वही आपकी वेबसाइट है, वो आप किसी को भेजो तो आपका नाम, आपका डिटेल्स, आपकी डिग्री, आपके प्रोजेक्ट का कोड सब कुछ लाइव दिख जाएगा। तो ये रिज्यूमे से थोड़ा बेटर है क्योंकि लाइव है, इंटरेक्टिव है। तो ये आप जरूर बनाइए, आप देखना आपके जॉब के इंटरव्यू होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहला है AI इनेबल्ड माइंडसेट। आपको पता है अभी चैट जीपीटी ने आके वर्ल्ड में पूरा धमाका मचा दिया है। सब लोग सोचने लगे भैया अपनी तो जॉब जाने वाली है। एक बात याद रखो, AI विल नॉट रिप्लेस योर जॉब, अ पर्सन यूजिंग AI विल। ये एक काफी पॉपुलर स्टेटमेंट हो चुका है क्योंकि चैट जीपीटी और AI का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो आप AI टूल को सीखना चालू करो, उससे आप अपना काम फटाफट कैसे कर सकते हो उसकी स्किल बिल्ड करो। गूगलिंग की स्किल बिल्ड करो। कई लोगों को गूगल में क्या सर्च लिखना वो भी नहीं आता। भैया आज के जमाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो चुकी है। आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, वो लिखना तो आना चाहिए। अगर वो ही नहीं आता तो चैट जीपीटी क्या करेगा आपकी हेल्प। तो ये सब स्किल्स आपको बिल्ड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ये टूल का यूज करके मैं अपना काम फटाफट कैसे करूं। तो अगर आपको AI आता है, दूसरे एक बंदे को AI नहीं आता है ना, तो आप उसके कंपेयर में 10x ज्यादा स्पीड में काम कर सकते हो। तो ये दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो आजकल है ना वर्ल्ड में हार्ड वर्कर की किसी को जरूरत नहीं है। लोगों को स्मार्ट वर्क जो करे, प्रॉब्लम सॉल्वर जो है एटीट्यूड जिनका, ऐसे लोगों की जरूरत है। और कंटिन्यूअस लर्निंग तो होना चाहिए क्योंकि टूल ये सब कितना चेंज होता है। मैं कॉलेज में था तो मैंने फोर्ट्रान सीखी थी, C++ सीखी थी, अभी पाइथन चल रही है, कल को आगे कोई नई लैंग्वेज आएगी, तो ये सब चेंज होता है। तो आपको ये एक कोट मैं आपको बताता हूँ एल्विन टॉफलर का, कि यार जो लोग हैं ना वो लर्न, अनलर्न और रीलर्न करते हैं ना, वो ही सर्वाइव कर पाएंगे। जो लोग एक चीज को पकड़ के बैठे ना, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट बिल्ड करना है। अब मैं जो सॉफ्ट स्किल की बात करने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको शायद पता ही है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपने बहुत अच्छा पावर BI में डैशबोर्ड बना दिया, एसक्यूएल में क्वेरी लिख डाली, लेकिन आपके बिजनेस स्टेक होल्डर को उसको स्टोरी टेलिंग कैसे करना वो ही नहीं आता है ना, तो भैया गई भैंस पानी में। आपका काम है ना वो पूरा पानी में चला जाएगा। आपको वो कम्युनिकेट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रेजेंट इनसाइट कैसी करनी है। जैसे आप मीटिंग रूम में हो, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहे हो, तो वो प्रेजेंट कैसे करना है वो फंडे आने चाहिए। आपको रिटर्न कम्युनिकेशन आना चाहिए। कई लोगों को ईमेल कैसे राइट करना वही नहीं आता है। अब देखो चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है। जो चैट जीपीटी, बार्ड वगैरह टूल आपके लिए अच्छे ईमेल राइट कर सकते हैं, तो टूल का यूज करके यार राइट कर दो। अगर आपकी इंग्लिश कच्ची है तो चैट जीपीटी को ऐसे बोल दो कि मेरे को ऐसा ऐसा ईमेल लिखना है, तो वो लिख देता है। बाद में उसको पढ़ के थोड़ा मॉडिफाई कर लो। तो आप AI टूल्स का यूज करके आपका कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो। थर्ड आइटम मैं इस चेकलिस्ट में मेंशन करना चाहूंगा, वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सवाल है।
आप अपने मैनेजर के साथ काम कर रहे हो, बिजनेस काउंटर पार्ट के साथ काम कर रहे हो, उनका ईगो कैसे मैनेज करना है, उनको अच्छी तरीके से बात कैसे करना है, उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करना है, ये सब आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बस पावर बीआई एक्सेल सीखने में टाइम स्पेंड करो। ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में टाइम थोड़ा स्पेंड कर लो भैया। तो ये जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो आपके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जिसमें जीरा हो गया, नोशन हो गया, मुराल करके एक टूल आता है। ये सारे टूल्स है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को सिखाओगे ना, वो भी सीख जाएगा। तो थोड़े बहुत ये भी टूल सीख लो, इंटरनेट पे हजारों रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब मेरे को बोलोगे कि यार मैं वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन या तो फिर रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करूँ, उसका कोई और तरीका? जी हाँ, कोड बेसिक रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज की जो मैंने बात की, वही है तरीका उसका। उसमें आप क्या करते हो, एक बार रिज्यूमे प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद में आप उस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे शेयर करते हो। लिंक्डइन पे आप एक पोस्ट राइट करोगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल, जिसमें आप एक तो नाइस इंग्लिश टेक्स्ट में राइट करोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो आपकी रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। उसके बाद में आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दोगे, जिसमें आपने पावर पॉइंट बनाया है, तो आपकी पावर पॉइंट की स्किल अच्छी हो गई, और आप वर्बली बोल भी रहे हो, तो आपकी जो वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से इम्प्रूव होगी। आपको अगर समोसे की दुकान खोलनी है तो आप कहाँ खोलोगे? जहाँ पे बिजी स्ट्रीट होगी वहीं पे खोलोगे ना। आप गांव में कॉर्नर में जहाँ पे कोई नहीं आता वहीं नहीं खोलोगे। क्यों? आपको कोई चीज़ बेचनी है तो वहाँ पे बेचो जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो। सेम वे में अगर आपको जॉब लेनी है तो आप अपनी जो ब्रांड है, अपने आप को सेल कर रहे हो मतलब जो रिक्रूटर है उसके ध्यान में आपको आना है, तो वो बिजी प्लेस है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैंने देखा है कई सारे लोगों की प्रोफाइल इतनी बकवास होती है कि वो रिक्रूटर देख के ही वो बोलेगा यार इसका क्या इंटरव्यू करे, उसको पता ही नहीं है कि लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आता है सबसे पहला एक आपकी गुड डीपी या तो फिर बैनर होना चाहिए। कई लोग ऐसे क्रॉप्ड इमेज या तो फिर लॉन्ग शॉट इमेजेस या तो फिर ऐसे साइड में देख रहे हैं, ऐसे इमेज डाल देंगे कि अपने लिंक्डइन के अंदर। पर लिंक्डइन के अंदर थोड़ा प्रोफेशनल लुकिंग स्माइल वाला, जिसमें आप सीधा देख रहे हो, ऐसा फोटो रखो तो बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करेगी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल। प्रोफेशनल लुकिंग फोटो क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आजकल तो अच्छे अच्छे फ़ोन आ चुके हैं। तो थोड़ा 5 मिनट लगेगा यार, तो कर लो ये। मतलब कोई भी अपना पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ वाला फोटो क्रॉप करके मत डालो। उसी तरीके से बैनर, आपका जो डिस्क्रिप्शन, वो थोड़ा प्रॉपर डाल दो। इस चेकलिस्ट में 2 चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा, 10 एंडोर्स स्किल्स और 3 रिकमेंडेशन। आपके टीचर है या तो फिर आपके कॉलीग्स है, उनको बोल के थोड़े रिकमेंडेशन ला दो, एंडोर्समेंट करवा लो अपनी स्किल का। और लास्ट पॉइंट, जो आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट की हमने पहले बात की, उसकी लिंक आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में होनी चाहिए। उसके अलावा आप थोड़ा एक्टिव रहो लिंक्डइन पे। इंस्टाग्राम में टाइम पास करने की बजाय आधा घंटा लिंक्डइन में ही गुजार लो यार, तो थोड़ा आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। जब मैं अपनी कंपनी में हायर करता हूँ और मैं किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि 5-10 हज़ार उसके फॉलोअर है ना, तो मेरा उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 5,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसके मतलब उस बंदे में कोई स्किल है, कोई पर्सुएशन स्किल है, जिसका यूज़ करके 5,000 लोगों को उसने ये कन्विंस किया है कि भैया आप मेरी कंटेंट को फॉलो करो। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। तो आप थोड़ा कोई और लोगों की पोस्ट में थोड़ा कमेंट करो, एंगेज करो और अपनी खुद की पोस्ट लिखना चालू करो, तो इससे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। आपको 4 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना है डिफरेंट बिजनेस डोमेन में। मैं बिजनेस डोमेन का बात करता हूँ तो उसका मतलब है रिटेल, रियल एस्टेट, आपका FMCG, हेल्थ केयर, ऐसे अलग अलग बिजनेस डोमेन में आप प्रोजेक्ट बनाइए। ये एक प्रोजेक्ट है जैसे क्लासिफिकेशन का, जिसमें आप स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हो यूजिंग scikit-learn एज अ मेन टूल। लेकिन उसके अलावा आप दूसरे भी टूल यूज़ कर रहे हो, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे पांडास यूज़ कर रहे हो, फ्लास्क एज अ वेब बैकएंड यूज़ कर रहे हो। सेम वे आपको एक प्रोजेक्ट रिग्रेशन का भी बनाना है। यूजुअली कोई भी मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट के रिज्यूमे में एक क्लासिफिकेशन, एक रिग्रेशन और एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट होना ज़रूरी होता है। रिग्रेशन के प्रोजेक्ट में आप ये रियल एस्टेट का एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, AWS अगेन यूज़ कर रहे हो, फ्लास्क
अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें जो मेन टेक्नोलॉजी है वो साइकिट लर्न। अब डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें मेन टेक्नोलॉजी होती है टेंसरफ्लो, और उसके अलावा आप फास्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हो, गूगल क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हो। बाय द वे ये सारे प्रोजेक्ट्स फ्रीली यूट्यूब में अवेलेबल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप कुछ एक्सोटिक प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, जैसे कि आपको एक चैटबॉट बनाना है, यहाँ पे एक हमने डायलॉग फ्लो में एक चैटबॉट बनाया है, या तो फिर आपको क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स करना है जिसमें आप वेब स्क्रैपिंग, पांडास, पावर बीआई वगैरह यूज कर रहे हो। सिर्फ ये प्रोजेक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इस प्रोजेक्ट्स को अपनी गिटहब रिपोजिटरी में इंक्लूड करना है। उस गिटहब रिपोजिटरी को आपके पोर्टफोलियो या रिज्यूमे में डालना है उसकी लिंक, और उसके टॉप ऑफ दैट दो चीज़ें आपको करनी है, एक तो इनसाइट्स डैक बनानी है और वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना है। इनसाइट्स डैक मतलब आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, समझ लो कि आप एज ए डेटा साइंटिस्ट अपने बिजनेस स्टेक होल्डर को प्रेजेंट कर रहे हो। उस स्पिरिट में आपको आर्किटेक्चर डायग्राम, उसका बिजनेस आउटकम क्या है, वो सब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, और इस प्रेजेंटेशन को अगर आप लिंक्डइन में शेयर करो तो वो बहुत बेहतर होगा। हम codebasic.io जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें जो रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज चलाता है जो कि फ्री है, उसमें हम अलग अलग डोमेन टारगेट करते हैं, और जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो लिंक्डइन में जाके एक नाइस पोस्ट लिखते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो एक प्रेजेंटेशन अटैच करते हैं जिसमें उनका वीडियो कन्वर्जेशन भी होता है। इससे क्या होता है कि आपको विजिबिलिटी मिलती है लिंक्डइन में, और आपके जॉब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ चेकलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर दीजिए और अभी से उस पर काम करना चालू करिए, ताकि आपको मैक्सिमम चेक मार्क मिल सके। आपके जितने भी चेक मार्क ज़्यादा होंगे, आप उतने ही अपनी ड्रीम डेटा साइंस जॉब के करीब होगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई प्रिपेयर कर रहा है डेटा साइंस करियर के लिए, तो उनके साथ भी अगर आप चाहे तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स नीचे रखा हुआ है।